बहुत सोच विचार करने के पश्चात वह चलने के लिए तैयार हो गया था। वह दिसंबरी पौष मास के ठंडे दिन थे और मुट्ठी भर धूप तक पास नहीं थी। दिन भर धुंध और कोहरे का वातावरण बना रहता और इस कड़ाके की ठंड ने उसे पत्नी के साथ विश्वासघात करने के लिए उकसा दिया था। गरम कपड़ों से लदा हुआ वह अपने अर्दली के साथ क्वार्टर से निकल पड़ा था। पहाड़ी पगडंडी से उतरते हुए वह अच्छे दिनों को याद करने लगा था। वह गर्मियों के दिन थे और उसका उस पहाड़ी इलाके में अभी नया नया तबादला हुआ था। उसकी पत्नी शोभा भी साथ आई थी और वह इस बात के लिए खुश थी कि जम्मू की अपेक्षा यहाँ गर्मी अधिक नहीं थी और सुबह शाम ठंडी हवा बहती रहती थी। बड़े मज़ेदार दिन थे, लेकिन ठंडे मौसम के आते ही शोभा की पुरानी कई बीमारियां सुरजीत हो उठी थी और वह वापस जम्मू लौट गई थी। शोभा लौट गई, लेकिन उसे वहीं रहना था, उस पहाड़ी इलाके में, अकेले, तन्हा, जहां चीड़ और देवदारों के पेड़ों को रुई जैसी सफेद बर्फ अब वस्त्रों से ढकने लगी थी। उसका अर्दली छज्जूराम अच्छी तरह से जानता है, शायद वह पहले दूसरे अफसरों को भी ऐसे ही खुश रखा करता था। सामने ढलान में बने एक घर की ओर इशारा करते हुए वह बताने लगा कि लाजो वहीं उस घर में अपनी बच्ची के साथ रहती है। उसकी बच्ची अब 5 वर्ष की हो गई है। उसे एक धोखेबाज ने कुंवारी मां बना दिया था। उसके पिता ने गुस्से में आकर उस धोखेबाज को कुल्हाड़ी से मार डाला था। उसके पिता को फांसी लग गई थी। बाद में बच्ची को जन्म देने के बाद वह साहब लोगों से रुपया पैसा लेकर उन्हें खुश करने लगी थी। वह बड़ी खूबसूरत और कामुक औरत है। मैंने उससे आपके लिए बात कर ली थी। घर के पास पहुंचकर छज्जू राम ने पुकारा, लाजो। एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजे के पीछे से सिर निकालकर बाहर देखा और फिर बाहर आकर सामने बरामदे में खड़ी हो गई। छज्जू राम ने बताया, यह लाजो की बेटी चंदा है। माँ पानी लेने गई है, चंदा ने बताया। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, अभी आती ही होंगी। घर में घुसते हुए छज्जू राम ने उसे अंदर बुला लिया था। आइए ना साहब। घर के भीतर कदम रखते हुए एकाएक उसे लगा कि यहाँ आकर उसने अच्छा नहीं किया और उसे अपनी अर्दली के साथ इस तरह से इतना अनौपचारिक नहीं हो जाना चाहिए था। कुर्सी वगैरह तो उस घर में कोई थी नहीं। हाँ, एक खटिया पर मैला सा बिस्तर जरूर बिछा हुआ था, जिसमें से अजीब सी सीलन भरी महक आ रही थी। चारपाई पर बैठने के बाद उसने उसने महसूस किया कि दरवाजे के साथ लगकर खड़ी बच्ची की आंखें लगातार उसे देखे जा रही थीं। उसे लगा कि वह अधिक समय तक इन नन्ही मासूम आंखों के सामने नहीं बैठ पाएगा और एकाएक उठ खड़ा हुआ। चलो छज्जूराम, फिर कभी। पर साहब, आती ही होगी लाजो। लेकिन तब तक वह कमरे से बाहर निकल चुका था। बाहर ड्योढ़ी से एक खूबसूरत औरत पानी से भरे 2 मटके लिए घर में दाखिल हुई। एक मटका सिर पर और दूसरा कमर में कूल्हे पर टिका हुआ। उसे देखकर वह मुस्कुराई। आप आ गए साहब। साहब जी, यही लाजो है जी। छज्जू राम की आवाज उसके कानों में पड़ी। उस बला की पहाड़ी खूबसूरती ने उसके कदमों को जैसे बांध लिया था। वह पहाड़न तो अपने आप में ही पहाड़ियों का खूबसूरत सा एक सिलसिला थी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना साहब। कहते हुए वह थोड़ा सा झुककर बरामदे से होती हुई कमरे में दाखिल हो गई थी। वह कमरे की ओर बढ़ने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे से बाहर उसकी तरफ देखता हुआ बच्ची का चेहरा उभरा। आह, इतना मासूम सा खूबसूरत चेहरा। जाने क्यों वह आगे नहीं बढ़ पाया था। झट से वह छज्जू राम की ओर घूमा। इसे क्वार्टर में भेज देना, कहा और ड्योढ़ी से बाहर निकल गया।
छज्जू राम को कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ गए साहब? लाजो ने बाहर निकलकर पूछा तो छज्जू राम ने कंधे उचका दिए। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उसने फिर पूछा। मालूम नहीं, तुम्हें क्वार्टर में आने को बोले हैं। हाँ भाई, बड़े साहब हैं, गरीब के घर में कैसे बैठेंगे? अरे, ऐसे कामों में अमीरी गरीबी का सवाल कहाँ आता है बीच में? फिर क्या कारण रहा होगा, यही तो समझ में नहीं आया। खैर, तुम शाम को बंगले पर चली जाना। शाम को लाजो जब साहब के बंगले पर पहुंची तो वह छत पर से दूर ढलानों पर फैले देवदार के जंगल को देख रहे थे। छज्जू राम ने लाजो को आते ही छत पर भेज दिया था और वह बड़ी देर से साहब के पीछे खड़ी उनके मुड़ने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया था, क्या देख रहे हैं साहब? वह एकाएक चौंक कर घूमा था। ओह, तुम कब आई? मैं तो कब से आकर खड़ी हूं, लेकिन आप इतनी देर से क्या देख रहे थे? ढलान, कहते हुए वह फिर ढलान की ओर घूम गया था। लाजो भी उसके नजदीक चली गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा साहब है, कब से आकर खड़ी हूं और यह ढलान की ओर देखे जा रहा है। पहले वाला साहब तो उसे सामने ही पाते दबोच लेता था। अजीब आदमी है। यह ढलान देख रही हो ना लाजो? उसने सामने इशारा करते हुए कहा था। लाजो ने मुंह बिदकाते हुए लापरवाही से उत्तर दिया था, यह ढलान तो रोज ही देखती हूँ। रोज देखती हो? उसे जैसे विश्वास ना हुआ हो। यह ढलान तुम्हें कुछ नहीं कहती? या आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबू साहब? भला पहाड़ी ढलान भी किसी से कुछ कहती है? क्यों नहीं कहती, जरूर कहती है। पहाड़ों में जिंदगी का फलसफा छुपा है। क्या छुपा हुआ है बाबू? फलसफा, उसने स्पष्ट किया था। यह कौन सा फल होता है? हंस पड़ा था वह, फिर समझाते हुए बोला, यह फल नहीं होता है, बल्कि फल का दर्शन होता है। आप भी पहेलियां बुझाते हैं बाबू साहब। जो फल ही नहीं होता है, उसका दर्शन कैसे हो सकता है? क्यों, इंसान एक फल नहीं है? जैसे पेड़ के साथ फल लगता है, वैसे ही औरत मर्द की गृहस्थी के पेड़ पर भी बच्चे सा फल लगता है। लाजो को लगा जैसे बात उसकी समझ में आ गई है। तपाक से बोली, तो ऐसे कहिए ना, औरत मर्द वाला फल। पर ऐसे फल छत पर इस तरह दूर दूर खड़े रहने से थोड़े ही लग जाते हैं। वह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। फिर जब लाजो ने कहा, नीचे कमरे में चलते हैं, तो उसने ना में सिर हिला दिया था। पहले मेरी बात का जवाब तो दे दो। कौन सी बात? यही कि यह पहाड़ी ढलान तुमसे क्या कहती है? लाजो खींच उठी थी। फिर ढलान? मुझे नहीं मालूम। लाजो के चेहरे पर उभरे भाव देखकर उसने जैसे इरादा बदलकर कहा था, आओ नीचे चलें। कमरे में पहुंचते ही लाजो निर्लज्जता से पलंग पर इस तरह से फैल गई जैसे उसकी देह एक जिस्म होने के साथ साथ ही एक भरपूर निमंत्रण भी हो कि आगे बढ़ो और मुझ में समा जाओ। उसने लाजो के जिस्म पर एक भरपूर नजर डालने के बाद कहा, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा हूं? मर्द तो औरत के जिस्म के ही भूखे होते हैं, स्पष्ट कह गई लाजो। लेकिन मेरी भूख इतनी छोटी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। मुझे तन की भूख के साथ ही मन की भूख भी लगती है। इसलिए छत पर मैंने तुमसे कहा था कि यह पहाड़ी ढलान कुछ कहती है। जानती हो क्या कहती है? लाजो ने लेटे लेटे ही नहीं में सिर हिलाया था। यह कहती है कि आज तुम जवानी की चोटी पर खड़े हो और इस चोटी पर पहुंचने के लिए इंसान को पहाड़ सी जिंदगी के नीचे बचपन से शुरू करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान उम्र के कई सालों की सीढ़ियां
चढ़ता हुआ इस जवानी की चोटी पर पहुंचता है और चोटी के बाद ढलान शुरू होती है। जिंदगी की इस ढलान में जब कोई हमें पुराना बूढ़ा समझकर देखना भी पसंद नहीं करेगा, तब भी तुम मुझे प्रेम करो और मैं भी तुम्हें आज की तरह ही चाहता रहूं। एक ऐसे अटूट रिश्ते की कल्पना देती है यह ढलान। लाजो उठकर बैठ गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके कानों ने जो कुछ भी सुना है वह बाबू साहब ही कह रहे हैं। सचमुच कैसा बाबू है यह। उसने फिर कहा था, लाजो, मुझसे प्रेम करना है तो इतना करो कि हम उम्र की ढलान में अंत तक साथ दे सकें। एकाएक लाजो को महसूस हुआ कि जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से पाला पड़ा है जिसने बुढ़ापे तक साथ देने की, सहारा बनने की बात कही है। और फिर जब इस नए रिश्ते की गर्माहट उनके जिस्मों में घुल मिल गई तो शांत होते ही उसने लाजो को बताया कि वह शादीशुदा जरूर है, लेकिन वह अपनी पत्नी से खुश नहीं है। उसकी पत्नी अभी तक मां नहीं बन सकी। उसका सबसे बड़ा सपना पिता बनने का है। उसकी शादी को 4 वर्ष हो चुके हैं। आज वह उसे पाकर बहुत खुश है। उसे अब किसी और के साथ सोने की जरूरत नहीं है। वह उसकी सारी जिम्मेदारियां ले लेगा। वह उससे मंदिर में गुप्त विवाह भी कर लेगा। इस विवाह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी नौकरी जा सकती है। आज लाजो की बेटी दूर कहीं किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। साल में एक बार छुट्टियों में घर आती है। उसका साहब भी अपनी जुबान का पक्का निकला। हालांकि उसकी बदली हो चुकी है, लेकिन वह 3-4 महीनों में एक बार प्रायः उसके पास आता रहता है। चाहे 2 दिन के लिए ही आए, मगर आता जरूर है। बस एक ही अफसोस रह गया है लाजो को। वह भी साहब की पत्नी की तरह साहब के लिए बांझ ही निकली। 10 साल कम नहीं होते हैं। जब जरूरत नहीं थी तो बिन ब्याही ही मां बन गई थी और पिछले 10 सालों में चाहकर भी नहीं बन पाई। यह परमेश्वर भी अजीब खेल खेलता है। वह प्रायः सोचती है, ऐसा नहीं कि उसे साहब से गर्व ठहरा ही नहीं, एक बार ठहरा था। तब साहब की बदली नहीं हुई थी। कितने खुश हुए थे साहब। हमेशा अपने बचपन की तस्वीर देखते रहते। तस्वीर के एक एक नक्श को अपनी यादों में संभालते रहते। कहते, लाजो, अब मुझे लोग गलत नहीं समझेंगे। मैं उनको बताऊंगा कि मैं भी बाप बनने के काबिल हूं। शोभा भी मुझे ही गलत कहती है, मैं उसको बताऊंगा। पर तीसरे महीने ही गर्भपात हो गया था। कितने दुखी हुए थे साहब तब। उनका सपना टूट गया था। उनका सबसे बड़ा सपना, पिता बनने का सपना। अब तो चंदा बेटी भी जवान हो गई है। मैट्रिक की परीक्षा देगी इस बार। खुशी से उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उसके खानदान में कोई भी मैट्रिक तक नहीं पहुंचा था। हाय, कितनी सुंदर निकली है चंदा। किसी की नजर न लग जाए। किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी थी जो साहब जैसा आदमी पिता के रूप में मिल गया। वरना क्या पता उसकी गरीबी उससे क्या कुछ करवा डालती। लाजो एकाएक सिहर उठती है। कहाँ खोई हुई हो? साहब की आवाज सुनकर एकाएक उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। झट से स्वागत के लिए उठती हुई बोली, 2 ही जन तो ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी याद में खो जाना अच्छा लगता है। चंदा को याद कर रही थी? चारपाई पर बैठते हुए पूछ लिया था साहब ने। लाजो ने साहब के पास बैठते हुए कहा, हाँ, चंदा को भी, और चंदा के ईश्वर समान पिता को भी। चारपाई पर पीठ लगाकर पसरते हुए बोले, अब चंदा याद करने लायक कहाँ रह गई है। लाजो का माथा ठनका था।
यह साहब आज कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ चंदा को? जवानी चढ़ गई है उसे, और क्या होना है? सच सच बताओ, क्या हुआ उसे? उत्तर में साहब ने जेब से एक चिट्ठी निकालकर लाजो की ओर बढ़ा दी थी। लो, पढ़ो इसे। मिलते ही सीधा तुम्हारे पास चला आया हूं। लाजो ने जल्दी से चिट्ठी खोली थी। पर यह तो अंग्रेजी में है। हाँ, अब अंग्रेज हो गई है तुम्हारी बेटी। अंग्रेजी संस्कृति वाला प्यार हो गया है उसे। अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के को वह अपना मन ही नहीं, तन भी समर्पित कर चुकी है, और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लाजो के तो पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। यह क्या कर दिया चंदा ने? भगवान ने उसे साहब जैसे पिता का आसरा देकर जिंदगी संवारने का इतना अच्छा अवसर दिया था, लेकिन उसकी किस्मत में भी अपनी माँ की तरह बिन ब्याही माँ बनना ही लिखा था। हे भगवान, अब क्या होगा? उसके मुंह से इतना ही निकला। अब कुछ नहीं हो सकता लाजो, कुछ नहीं। वह लड़का बड़े घराने का था और आगे पढ़ने के लिए विदेश चला गया है। उस पर यह भेद चंदा ने इतनी देर के बाद खोला है कि अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो उसे हर हाल में बच्चे को जन्म देना ही होगा। लाजो की आंखें भर आई थीं। अब मेरी बेटी पर भी बिन ब्याही मां होने का दोष लगेगा। वह सुबकने लगी थी तो साहब ने उठकर उसके कंधे पर अपना स्नेह भरा हाथ रख दिया। फिर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए साहब बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैंने सब सोच लिया है। वह बच्चे को किसी दूसरे शहर में जन्म देगी, जहां उसे कोई नहीं जानता होगा। तुम्हें 2-3 महीने वहां उसके साथ रहना होगा। मैं खुद दोनों को वहां छोड़कर आऊंगा। चिंता की जरूरत नहीं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। लाजो ने श्रद्धा भाव से साहब की ओर देखा। कैसा देवता स्वरूप इंसान है साहब। जरूर पिछले जन्म में उसने कुछ पुण्य किए होंगे, जो साहब जैसा आदमी उसकी जिंदगी में आ गया है। सोचते सोचते वह स्वतः बोल उठी थी, लेकिन होने वाले बच्चे का क्या करेंगे? उसे मैं अपना लूंगा। लाजो ने साहब की आंखों में झांका तो साहब ने पलकें झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। शायद भगवान ने मेरी झोली में इसी तरह से किसी बच्चे को डालना था। लाजो तन से चाहे साहब की बाहों में समा गई थी, लेकिन मन से वह उनके चरणों में जा पड़ी थी। दूर दराज के एक शहर में चंदा ने एक बच्ची को जन्म दिया और कुछ दिन वहां रहने के बाद लाजो चंदा और उसकी बच्ची को साथ लेकर अपने पहाड़ पर लौट आई थी। आने से पहले उसने साहब को चिट्ठी डालकर बच्ची के जन्म की खबर दी थी और जल्दी से आने के लिए भी लिखा था, लेकिन साहब के आने से पहले ही एक दुर्घटना घट गई। चंदा एक पथरीली ढलान पर और लहू से लथपथ होती हुई दूर उन दरख्तों तक फिसलती चली गई थी, जिनकी एक टूटी हुई नुकीली शाख ने पेट में घुसकर उसे और अधिक फिसलने से रोक लिया था। और मरने से पहले जो कुछ उसने अपनी मां को बताया, वह उसे पागल बना देने के लिए काफी था। लाजो की बाहों में ही दम तोड़ा था चंदा ने। चंदा के अंतिम संस्कार से पहले ही वह मुक्त हो जाना चाहती थी, उस बोझ से जो चंदा के अंतिम शब्दों ने उसकी छाती में किसी कील सा गाड़ दिया था। एकाएक वह उठ खड़ी हुई थी। उसने लेटी हुई बच्ची को उठाया और उसी पथरीली ढलान की ओर चल पड़ी, जहां उस बच्ची की मां चंदा फिसलकर मौत के मुंह में जा पड़ी थी। कुछ ही देर में वह ढलान के बीच में खड़ी उन नुकीली चट्टानों को देख रही थी,
जिन्होंने उसकी फूल सी बेटी के जिस्म की चमड़ी को यहाँ वहां से छील दिया था। सहसा उसने अपने कंधे पर एक जाने पहचाने हाथ का स्पर्श महसूस किया और झट से वह कंधा झटक कर अलग जा खड़ी हुई थी। मुझे मालूम पड़ा अभी अभी कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। साहब ने गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा। छज्जू राम ने बताया अभी अभी। समझ में नहीं आता मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। मैं तो खुद अपने ही मन को नहीं समझा पा रहा कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी बेटी मत कहो मेरी चंदा को। एकाएक लाजो फट पड़ी। वह सिर्फ मेरी बेटी थी, मेरी। एक दिन तुमने मुझसे पूछा था ना, यह ढलान तुम्हें क्या कहती है लाजो? आज मैं फिर वही सवाल तुमसे पूछती हूँ। बाबू साहब, यह ढलान तुम्हें क्या कहती है? बताओ, बताओ मुझे। चुप क्यों हो तुम? यही सवाल तूने मेरी बेटी से भी पूछा था ना? मेरे शरीर की तरह उसके शरीर को भी पहाड़ियों का खूबसूरत सिलसिला कहता था तू। यह देख, एक और पहाड़ियों का खूबसूरत सिलसिला मेरी बाहों में सांस ले रहा है। इससे भी पूछेगा कि यह पहाड़ी ढलान इसे क्या कहती है? लाजो, तुम होश में नहीं हो, उसने उसे शांत करते हुए कहा था। बेटी के गम ने तुम्हें पागल बना दिया है। संभालो अपने आप को। कहते हुए साहब उसकी ओर बढ़ा तो वह चिल्ला पड़ी थी। मेरे नजदीक मत आना तुम। बाप बनने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? शक के कीड़े, तू अपने बचपन की तस्वीर बार बार सिर्फ इसलिए देखा करता था कि जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं तो तुम देख सको कि उसका चेहरा तुम्हारे बच्चे के चेहरे से कितना मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची का चेहरा देखने नहीं दूंगी। बहुत पूछता था तू ढलान के बारे में, पर आज मैं पूछती हूँ तेरे को बाबू साहब। देखो इस पथरीली ढलान को और बताओ यह आज तुम्हें क्या कह रही है। बता धोखेबाज, बोल। लाजो, इस बार साहब गुस्से में चिल्लाया था। चिल्लाओ मत बाबू साहब, मैं बताती हूँ यह ढलान तुम्हें क्या कहती है। बाबू साहब कि जैसे इस पगली लाजो की बेटी नहीं बची, वैसे ही तेरी बेटी भी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी बाबू साहब। और इससे पहले कि वह आगे बढ़कर उसकी बाहों में से अपनी बच्ची को छीन पाता, लाजो ने वह बच्ची पथरीली ढलान की ओर उछाल दी थी।